हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी विच इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज। भाई देखो, पहली बात तो बहुत सारी टाइप की कंपनीज होती है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, बट मेरे सिलेबस में जो मेरी गाइडलाइंस में मेंशन है मैं वो सारी कंपनीज आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपके लिए एक मास्टर चार्ट बना दिया कि देखो ये सारी टाइप की कंपनीज जो है हमें कवर करके चलनी है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये वो कंपनीज है जो कि कंट्रोल के बेसिस पे डिफाइन होते हैं कि कौन किसको कितना कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर में आपके जो हेड होते हैं, जैसे कि फादर जो होते हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं, तो बेसिकली कंट्रोल के बेसिस पे जो कंपनी डिफाइन होती है वो ये तीन तरीके की कंपनी होती है। फिर ये तो बहुत ईजी है, ये तीनों तो आपको पता ही है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। फिर आती है कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी। आती है फिर स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, इलीगल, एनपीओ, फॉरेन और डॉर्मेंट। ठीक है जी, एक एक पे बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, मतलब कौन किसको कितना कंट्रोल करेगा, कंपनीज को तीन कैटेगरी में डिफाइन करता है विच इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। अब तीनों के सेक्शन क्या है, होल्डिंग कंपनी डिफाइंड आपकी सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर, सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड आपके सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, और एसोसिएट कंपनी डिफाइंड है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। मैम में तो कोई सीक्वेंस ही नहीं। अरे भाई कोई सीक्वेंस नहीं तो क्या बात, क्या हो गया, ये क्लॉजेस तो दे रखे हैं ना, बेशक सीक्वेंस में ना हो, उन्हें जब जो चीज़ की नीड फील हुई कि ऐसे कंपनी का ये रिलेशन बना जा सकता है, तब उन्होंने उस सीक्वेंस में सेक्शन के अंदर इंसर्ट करवा दिए। ठीक है जी, चलो अब सबसे पहले बात करेंगे बेटा होल्डिंग कंपनी की, विच इज सेक्शन 2 क्लॉज 46। अब होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, इसके नाम में एक वर्ड लिखा हुआ है होल्ड, जो दूसरों को होल्ड करेगा। होल्ड का मतलब कंट्रोल, कंट्रोलिंग कंपनी, जो सामने वाली कंपनी को कंट्रोल करेगा, और सामने वाली कंपनी क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, सामने वाली कंपनीज के रिलेशन के अंदर, सामने वाली कंपनी या कंपनीज के रिलेशन के अंदर होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सामने वाली कंपनीज क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी। जिसके लिए सामने वाली कंपनी क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी। जो सामने वाली कंपनी को कंट्रोल करे वो होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी, जिसके लिए जो अदर कंपनीज हो जाएंगी वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, याद करने का तरीका, भाई आपकी फैमिली के अंदर जो डोमिनेटिंग पर्सन है वो कौन है, लेट इट बी योर फादर, लेट इट बी योर मदर, कोई भी हो सकता है। तो उनको मान लो कि वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसको वो कंट्रोल करते हैं वो क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी। बी यू और योर सिबलिंग्स, एनीवन। ठीक है, चलो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। अब इसका मतलब कंपनी के साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलना। आगे चलो, सब्सिडरी कंपनी आप समझते हैं कि सब्सिडरी क्या है, होल्डिंग का मतलब वो जो कंट्रोल करे सब्सिडरी को। सब्सिडरी का मतलब क्या है, सब्सिडरी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर, कहते हैं होल्डिंग कंपनी के रिलेशन के अंदर सब्सिडरी क्या है, जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी दो चीजें कर सकती है, या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर सकती है। देखो ये चीज लिखी हुई है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी का मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के रिलेशन के अंदर सब्सिडरी कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी जो है, सबसे पहली चीज या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे। कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या है कि भाई या तो सारे के सारे डायरेक्टर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है या फिर रिमूव कर सकती है। मतलब होल्डिंग कंपनी के पास पावर है कि वह सब्सिडरी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को हटा सकती है या फिर लेकर आ सकती है। पहली चीज तो ये, या फिर अगर ये काम नहीं कर पा रही, दूसरा या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब 50% से ज्यादा, 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 1/2। 1/2 मतलब 50%। 50% से जरा सा भी ज्यादा अगर वो वोटिंग पावर को एक्सरसाइज कर रही है, मतलब उसके पास है, या फिर मतलब कंट्रोल कर रही है या फिर एक्सरसाइज कर रही है, उसके पास है या फिर उस चीज का यूज कर रही है, सब्सिडरी कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा की वो वोटिंग पावर रख के बैठी है या फिर उस चीज़ को यूटिलाइज कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। कैसे, खुद से या फिर दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरीज को मिला के। इसका मतलब क्या हुआ, खुद से। एग्जाम्पल देखो, एफएमसी लिमिटेड जो है 51% शेयर्स होल्ड करके बैठी है या फिर वोटिंग पावर होल्ड करके बैठी है एसडीएम लिमिटेड के अंदर। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, एसडीएम लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एफएमसी लिमिटेड। परफेक्ट है जी। साइमल्टेनियसली एफएमसी लिमिटेड जो है वो 50.01% जो है होल्ड करके बैठी है बीसीएम लिमिटेड के अंदर। डायरेक्टली देखो, इसके अंदर भी 50 से ज्यादा है, इसके अंदर भी 50 से ज्यादा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी फॉर द एफएमसी लिमिटेड।
परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। एसडीएम लिमिटेड जो है बीसीएम के अंदर 1% होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एफएमसी ऑलरेडी होल्ड कर रही थी इतना परसेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। इसका मतलब क्या है, थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि एफएमसी लिमिटेड जो है एसडीएम के अंदर 51% होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एसडीएम जो है वो सब्सिडरी है और एफएमसी जो है वो होल्डिंग है। बट एफएमसी जो है बीसीएम के अंदर सिर्फ 26% ही होल्ड कर रही है। पर साइमल्टेनियसली देखूँ तो एसडीएम जो है वो बीसीएम में 25% होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब डीम्ड सब्सिडरी वाला यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा। डीम सब्सिडी का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि देखो एक एफएमसी लिमिटेड थी, जी बिल्कुल एफएमसी लिमिटेड है। एफएमसी लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है, एफएमसी लिमिटेड की सब्सिडरी है ब्रह्मास्त्र लिमिटेड, ठीक है जी। एफएमसी लिमिटेड की सब्सिडरी है ब्रह्मास्त्र लिमिटेड। ब्रह्मास्त्र लिमिटेड की सब्सिडरी कौन है, एग्जाम शस्त्र लिमिटेड, ठीक है। ये उसकी कंपनी है सब्सिडरी। एफएमसी की सब्सिडरी ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र की सब्सिडरी क्या, एग्जाम शस्त्र। इसका मतलब क्या है, एग्जाम शस्त्र जो है वो डीम सब्सिडरी हो जाएगी एफएमसी लिमिटेड की। एग्जाम शस्त्र जो है वो डीम सब्सिडरी हो जाएगी एफएमसी लिमिटेड की। डीम सब्सिडरी यहाँ पे कंसेप्ट लग गया। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि बेटा एफएमसी लिमिटेड पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही है इसको, पर खुद से और वन और मोर सब्सिडरीज को मिला के वो कंट्रोल कर सकती है। अगर एफएमसी का इन्वॉल्वमेंट देखें तो 26% यहाँ पे, एसडीएम का इन्वॉल्वमेंट देखें तो 25% यहाँ पे। इसका मतलब इनडायरेक्टली एफएमसी लिमिटेड 51% होल्ड कर रही है बीसीएम लिमिटेड के अंदर, इसलिए बीसीएम जो है वो एफएमसी की क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी। ये वाला पूरा चार्ट क्लियर हो गया कि सब्सिडरी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, मतलब उसके पास पावर है मेजॉरिटी, या फिर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा सकती है या फिर अपॉइंट कर सकती है, या फिर वो एक्सरसाइज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। उसकी जो पूरी कंपनी है उसके अंदर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्डिंग के पास है, या फिर होल्डिंग उसको एक्सरसाइज करती है खुद से, या फिर दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरीज को मिला के। ये वाला केस कैसा हुआ, खुद से, क्योंकि 50 से ज़्यादा है। ये वाला केस क्या हुआ, दो से मिला के। देखो यहाँ पे 26% ही है और ये 25 कर रहा है, इन दोनों को मिला देंगे। ये मैंने 25% क्यों इन्वॉल्व किया, बिकॉज भाई एसडीएम ऑलरेडी सब्सिडरी बन चुकी है एफएमसी की, तो भाई सब्सिडरी की सब्सिडरी डीम सब्सिडरी बन जाएगी मेरी। सिंपल क्लियर। अब तीसरी, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के लिए अ कंपनी शैल डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। हम मान लेंगे कि जो वो कंपनी है वो होल्डिंग की सब्सिडरी है, इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज दैट ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वही चीज़ डीम सब्सिडरी की बात कर रहे हैं कि हम मान लेंगे कि एफएमसी लिमिटेड की सब्सिडरी है बीसीएम लिमिटेड, चाहे जो उसका कंट्रोल है वो एसडीएम ही मिला के क्यों ना कर रही हो। एग्जाम्पल देखो, एक ही एग्जाम्पल क्या है, एसीटी लिमिटेड, ठीक है जी, 60% अपनी वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है एसटीडी लिमिटेड के अंदर, तो साफ साफ पता चल रहा है ये वाली होल्डिंग है, ये वाली सब्सिडरी है, बिकॉज 50% से ज़्यादा की वोटिंग पावर एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है जी। अब एसीटी लिमिटेड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक्सवाइजेड लिमिटेड के अंदर। एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एसीटी ने कुछ भी नहीं होल्ड कर रखा, 0%, वोटिंग पावर इज 0%, पर एससीटी लिमिटेड ने 50.00001% होल्ड कर रखा है। मैंने क्या बताया, मोर देन 50%। 50 से मोर देन, तो चाहे वो 0.0000%, 1% भी क्यों ना हो, ग्रेटर देन 50 हो गया। एससीटी लिमिटेड की सब्सिडरी कौन होगी, एक्सवाइजेड लिमिटेड। समझ में आ गया। तो एसीटी की सब्सिडरी एससीटी, एससीटी की सब्सिडरी क्या हो जाएगी, एक्सवाइजेड। इसका मतलब मान लेंगे कि एक्सवाइजेड इज द डीम सब्सिडरी ऑफ एसीटी लिमिटेड। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक कंपनी को हम मान लेंगे कि वो सब्सिडरी कंपनी है उस होल्डिंग कंपनी की, चाहे जो उसका कंट्रोल है, चाहे जो उसका कंट्रोल है किसी और सब्सिडरी कंपनी के थ्रू ही रूट होके क्यों ना जा रहे हो। डीम सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। डन है। बी पार्ट, इफ वन कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एट इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, ये मर्जी लिख लो यहाँ पे दिस इज मर्जी, अपनी मर्जी से, परफेक्ट है। अगर अपनी मर्जी से कोई पावर एक्सरसाइज कर रही है जिसके अंदर वो अपॉइंट कर पा रही है या फिर रिमूव कर पा रही है, मेजॉरिटी या फिर ऑल, सारे के सारे डायरेक्टर या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट या फिर रिमूव कर पा रही है किसी और कंपनी के, तो हम उसको मान लेंगे कि वो कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। अगर एक होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी सामने वाली कंपनी के मेजॉरिटी या फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या फिर रिमूव कर सकती है, पावर उसके पास है और ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो, तो भाई जो कंपनी एक्सरसाइज कर पा रही है पावर, वो तो भाई होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। ठीक है, चलो जी, परफेक्ट है। अब
तीसरी टाइप की कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल क्या है? एसोसिएट कंपनी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर। कह रहे हैं एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी के रिलेशन में एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है इन विच अनदर कंपनी, मतलब जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस देने वाला वर्ड यहाँ पे क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो मटेरियल हो। सिग्निफिकेंट मटेरियल मतलब मटेरियल कंट्रोल हो। अब मटेरियल कंट्रोल का क्या मतलब है? मटेरियल मतलब कितना मटेरियल? कहने का मतलब अगर सामने वाली कंपनी किसी भी कंपनी के अंदर एटलीस्ट 20% की वोटिंग पावर रखती है तो इसको हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानेंगे कि सामने वाली कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब अगर सिंपल एग्जांपल से आपको बोलूँ, ये आपको आपके घर में दो लोग हैं, फादर और मदर, ठीक है, फादर और मदर। अब मदर जो है आपके ऊपर 20% तक का कंट्रोल रखती है, एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% तो आपको कंट्रोल करती है। तो मदर का आपके ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो आप मदर के लिए क्या हो जाओगे? एसोसिएट कंपनी। 20% से लेकर 50% तक का इन्फ्लुएंस मदर आपके ऊपर रखती है। लेट सपोज फादर डोमिनेंट पर्सन है, मदर उतनी नहीं है, पर स्टिल मदर आप पे 20% से लेकर 50% तक का इन्फ्लुएंस रखती है, कंट्रोल करती है आपको। तो इसका मतलब मदर का आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इसका मतलब आप मदर के लिए क्या हो जाओगे? एसोसिएट कंपनी। आप हो जाओगे उनके लिए एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब मटेरियल कंट्रोल। कैसा मटेरियल कंट्रोल? कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। 20% से ज़्यादा की, एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, अप टू 50%। क्योंकि मैम अगर 50 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो एसोसिएट थोड़ी कहलाएगी, वो तो फिर सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। यही तो बताया था होल्डिंग कंपनी, यही तो बताया था होल्डिंग कंपनी अगर 20% से लेकर 50% तक का इन्फ्लुएंस रखती है, वोटिंग पावर कंट्रोल करती है, तो वो कंपनी सामने वाली एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। अगर 50% से ऊपर वोटिंग पावर कंट्रोल करती है तो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए। डन। और कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन द बिजनेस डिसीजन, सामने वाली जो होल्डिंग कंपनी है मेरी कंपनी के बिजनेस डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। अब इसके अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। दिस इज बेटा वी वेंचर, दिस इज जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर भी बेटा इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडरी। सब्सिडरी इसके अंदर एक्सक्लूड होती है। क्यों सब्सिडरी कंपनी एक्सक्लूड क्यों है मैम? सब्सिडरी कंपनी तब बनती है जब 50% से ज़्यादा की आपकी वोटिंग पावर एक्सरसाइज हो रही हो। मैंने क्या बताया? एसोसिएट कब? जब 20 से 50 के क्राइटेरिया में होगी, बस परफेक्ट चीज़ है। तो देखो ये मैंने आपके लिए एक मास्टर चार्ट बना दिया। इस मास्टर चार्ट में क्या लिखा हुआ है? अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हो, उसकी वोटिंग पावर कंट्रोल करते हो 0 से लेकर 19.9999% तक, तो आपका उस कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। पर 20% से लेकर 50% तक का रिलेशन रखते हो, कंट्रोल करते हो उसकी वोटिंग पावर को, बिजनेस डिसीजन मेकिंग को, तो वो कंपनी आपके लिए एसोसिएट कंपनी कहलाई जाएगी। कौन सी कंपनी? जिसके अंदर आप इन्फ्लुएंस रख रहे हो, ठीक है जी। और 50% से 1% भी ऊपर, हल्का सा से लेकर 99.999% तक अगर आप सामने वाली कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हो तो बेटा वो आपके लिए, जो आप इन्फ्लुएंस रखते हो वो आपके लिए क्या कहलाई जाएगी? वो आपके लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएगी। और अगर आपने 100% उस कंपनी में इन्फ्लुएंस रखा तो वो आपके लिए होली ओन्ड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिस पे आपका पूरा का पूरा हक है, होली ओन्ड कंपनी कहलाई जाएगी। अब ये जो जितनी भी टाइप की कंपनी कहलाई जा रही है, किसके रिलेशन में? होल्डिंग के रिलेशन में देखेंगे। अगर होल्डिंग कंपनी इतना परसेंट होल्ड करती है तो कोई रिलेशन नहीं है, इसके बीच में होल्ड करती है एसोसिएट कंपनी दूसरी कहलाई जाएगी, इसके बीच में होल्ड करते सब्सिडरी कहलाई जाएगी, इसके बीच में होल्ड करते तो जो सामने वाली कंपनी है वो होली ओन्ड कंपनी कहलाई जाएगी। ये परफेक्ट चार्ट हो गया जी, परफेक्ट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। कितने मेंबर है? टाइप ऑफ कंपनी एंड बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर की बेसिस के ऊपर। तो हम 3 तरीके से कंपनी को डिवाइड करते हैं, विच इज प्राइवेट कंपनी, विच इज पब्लिक कंपनी एंड विच इज ओपीसी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। अब समझने की कोशिश करो। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200।
मतलब अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी मुझे खोलनी है तो मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही, और मैक्सिमम एंड पे प्राइवेट कंपनी में 200 ही मेंबर हो सकते हैं। मैम 200 से ऊपर हो गए तो 201 हो गए तो भाई आपके ऊपर दो चीज़ें हैं, या तो नंबर ऑफ मेंबर कम करो, प्राइवेट ही बन के रहना है। अगर 200 से ऊपर मेंबर हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर आपने अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को कम नहीं किया तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे और आप पे सारे के सारे कंप्लायंसेस पब्लिक कंपनी के लगेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही सिमिलरली देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग चाहिए? मैम मिनिमम 7 लोग चाहिए। फिर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पब्लिक कंपनी पे कोई भी लिमिट नहीं है, इनडेफिनाइट कितने भी लोग पब्लिक कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं 1% कंपनी ओपीसी की। ओपीसी नाम में ही लिखा है, एक ही पर्सन उसका मेंबर हो सकता है। 1 पर्सन, ओनली 1 पर्सन कैन बी द मेंबर इन ओपीसी। और ओपीसी की डेफिनेशन कहाँ दे रही है? सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। तो आप एक चीज देखना, मैं आपको सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशनल क्लॉज, सेक्शन 3 बात करता है बेटा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कितने नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड है। तो प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। मैम ये सारे सेक्शन मुझे रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लो ना। अभी मैं आपको याद करा रही हूँ, जब एग्जामिनेशन में याद है 100% तब तो परफेक्ट चीज़ है, लिख कर आ जाना, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एग्जामिनेशन पे याद नहीं आ रहा मैम, कंफ्यूजन है, गलत मत लिख कर आना, गलत मत लिख कर आना। याद हो रहे हैं, अच्छा है, नहीं हो रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट पे फोकस करो। मैंने आपके नोट्स को बहुत ब्यूटीफाई करने के लिए, बिल्कुल एक कंप्रीहेंसिव चीज़ करने के लिए ये सेक्शंस आपको लिखे हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को इनकेस याद भी रह गया हल्का फुल्का तो एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट जाएगा कि हाँ भाई बच्चा तो काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, उसे सब चीज़ें आती है। चलो अभी फोकस नहीं लाना हो रहा, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए करा कि आप इन नोट्स को मल्टीपल टाइम रेफर करोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ डेवलप हो रही है। चलो आगे चलो, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी, कंपनी मतलब क्या, कंपनी दिखाई थी ना, कंपनी का यार सेक्शन याद कर लेना, कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। ठीक है, प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। लॉ ये कहता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, जो हम बताएंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो हम बताएंगे। पर अभी तक कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब करी ही नहीं गई। मतलब क्या मैम मेरी कैपिटल अगर 1 रुपये है तो मैं क्या प्राइवेट कंपनी खोल सकता हूँ? खोल सकते हो। मैम मेरी कैपिटल 10 करोड़ है तो मैं क्या प्राइवेट कंपनी खोल सकता हूँ? खोल सकता हूँ। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है भाई? कंपनी खोलने के लिए जो कैपिटल है ना, यहाँ पे जो बैलेंस शीट के अंदर आप कैपिटल दिखाते हो, कैपिटल, तो वो कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कंपनी खोलने के लिए कितना पैसा आपके पास होना चाहिए? कहते हैं प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, मतलब इतना पैसा होना चाहिए। पर इतना पैसा कितना होना चाहिए वो हमने नहीं बताया। तो मतलब आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे पास 1 रुपया भी है, मैं प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता हूँ, क्या मैं खोल सकता हूँ? येस, बिकॉज दे हैव नॉट येट प्रिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर होगी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब, एंड साथ साथ में जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अब मैम 2 चीज़ें होती है, एक तो मेरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक मेरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों क्या है? ये दोनों कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर कंपनी का पूरा बेस तैयार होता है, फाउंडेशन तैयार होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या करेगी कंपनी और कैसे करेगी। ये पूरा हमारा आगे आने वाला चैप्टर है, इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए समझो कि आर्टिकल्स मतलब वो प्रावधान जिसके ऊपर कंपनी काम करेगी। तो जो अपने आर्टिकल्स के अंदर, विच मीन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर क्या चीज़ कहे? 3 चीज़, विच इज 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट का मतलब बेटा लिमिट कर देना, किसी भी चीज़ पर रोकथाम करना। कोई भी चीज़ फ्रीली होती है और एक चीज़ होती है रिस्ट्रिक्टेड। जब भी नाम आता है पब्लिक का तो ध्यान आना चाहिए, हमेशा पब्लिक में वर्ड जुड़ता है फ्री, और प्राइवेट में जो वर्ड जुड़ता है वो जुड़ता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को आप मन चाहे इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कहीं नहीं लिखा कि कर ही नहीं सकते, कर सकते हो, पर रिस्ट्रिक्शन है, अपनी मर्जी से जिस मर्जी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिकॉज आज आप देखो, कभी भी देखोगे ना स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ऐसे फ्रीली ट्रेड नहीं हो रहे होंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये चीज़ लॉ में लिखी हुई है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब लिमिट लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपके पास राइट नहीं है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो ईजी। सेकेंड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी के केस के अलावा वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट करते हैं टू 200। मतलब प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम लेवल पे सिर्फ 200। मैम 201 हो गया तो भैया या तो मेंबर कम करो या फिर अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवा लो। ठीक है जी। थर्ड चीज़, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या है? बैन।
बिल्कुल मना हो ही नहीं सकता। प्रोहिबिट द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज। बाहर जाके पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते कि आओ भाई हमारे शेयर्स खरीद लो, हमारे डिबेंचर खरीद लो। पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते बिकॉज आपका नाम है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनियां तो अपने गिने चुने मेंबर के अंदर से ही पैसा लेना, आप पब्लिक के पास जाके पैसा मांग नहीं सकते। तो प्रोहिबिट करते हैं कि भाई ये चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते। द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, की पब्लिक के पास जाके कहो कि भाई मेरी सिक्योरिटीज परचेज कर लो, खरीद लो, नहीं हो सकता। तो मैम प्राइवेट कंपनी का मैंने क्या कहा, आर्टिकल्स के थ्रू प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगाती है। क्या? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, नंबर ऑफ मेंबर को लिमिट करती थी 200 और प्रोहिबिट करते द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज। अब ये जो बी वाला पार्ट है कि 200 की गिनती के अंदर कौन कौन आएंगे, उस पर चीज़ें दे रखी है। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेप्शन। मतलब प्रोवाइडेड दैट इस 200 की गिनती में किसको गिनना है और किसको नहीं गिनना। तो समझो, प्रोवाइजो 1 कहते हैं वेयर 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो शेयर, समझ रहे हो, जॉइंटली साथ में मिलकर अगर होल्ड कर रहे हैं, तो इसके पर्पस के लिए उनको एक पर्सन मानना। लेट सपोज मैं लवीना मैम, आकाश सर और एक पर्सन का नाम ले लो, लेट सपोज XYZ, ये तीनों लोग मिलके एक कंपनी के शेयर को जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं। मतलब 33% पैसा मैंने दिया, 33% इन्होंने दिया, 33% इन्होंने दिया। तो भाई 3 अलग अलग मेंबर नहीं माने जाएंगे, इनको जॉइंटली एक मेंबर माना जाएगा, सिंगल पर्सन। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, वेयर 2 और मोर पर्सन जॉइंटली होल्ड 1 और मोर शेयर। एक या एक से ज़्यादा शेयर हमने जॉइंटली मिल बांट के, पैसा मिल बांट के खरीदा है। तो भाई इस क्लॉज के पर्पस के लिए हमें 3 लोग मत मानना, हमें एक ही पर्सन मानना, हमें एक सिंगल एंट्री ट्रीट करना। ठीक है जी। तो मतलब अगर जिन लोगों ने पैसा जॉइंटली, जो शेयर्स है जॉइंटली खरीदे हैं, तो उनको एक सिंगल पर्सन मानेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, सेकंड बात क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, उनको 200 की गिनती में मत गिनना। ऐसे लोग जो भी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, उनको 200 की गिनती में मत गिनना। क्यों मत गिनना? आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये सीखोगे कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें क्या देती है? इसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके अंदर कंपनी अपने कंपनीज के शेयर एम्प्लॉयज़ को दे देती है एक कंसेशनल प्राइस के ऊपर, एक अच्छे प्राइस पे, सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ताकि वो कंपनी के साथ कनेक्टेड फील करे, मोटिवेटेड फील करे और कंपनी के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिन रात अपनी मेहनत करते रहे। भाई आज सीधी सी बात है, एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा कि अच्छा भाई मुझे रिलायंस का शेयर मिल रहा है, एक अच्छा काम मिल रहा है, तो मैं रिलायंस के लिए और मेहनत करूंगा और उसको ग्रो करूंगा ताकि मेरे शेयर का प्राइस ग्रो हो। तो इन ऑर्डर, इन सेंस टू मेक द एम्प्लॉय मोटिवेटेड, आपको क्या करना पड़ता है? कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है? शेयर्स देती है। तो ये कह गया कि भाई 200 की गिनती के अंदर ना इन प्रेजेंट एम्प्लॉय को मत गिनना। क्यों? ऐसे तो मेरे इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिलायंस के अंदर हज़ारों एम्प्लॉयज़ है, अगर गिनने बैठ जाओगे तो भैया फिर तो मेरी 200 की लिमिट ऐसी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये काम नहीं करना। मैंने एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी प्राइवेट कंपनी सोच सकते हो। चलो, उसके बाद सेकेंड चीज़, ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट में पहले थे, पर्सन हु फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में पहले थे, पहले कंपनी में, पहले कंपनी के लिए काम किया करते थे, और जब वो काम क्या करते थे उसी एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, उसी एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में उनको कंपनी के शेयर्स मिले और वो कंपनी के मेंबर बन गए। आज के टाइम पे अब वो एम्प्लॉय नहीं रहे पर उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू हो रही है। ये चारों चीज़ें बेटा बिल्कुल सीक्वेंस में चलनी चाहिए। क्या? पहले कंपनी के एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन के अंदर आपको कंपनी के शेयर्स मिले, आप कंपनी के मेंबर बने। अब क्या हुआ? आपने कंपनी के एम्प्लॉयमेंट से हट गए, अब आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे, पर आपकी जो मेंबरशिप है अभी भी कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब जो कंपनी के शेयर्स है अभी भी आपके पास है। अगर ये चारों चीज़ें इसी सीक्वेंस में फुलफिल हो रही है तो उन लोगों को भी 200 की गिनती के अंदर मत गिनना। shall not be included in number of members, इनको नंबर ऑफ मेंबर की गिनती में मत गिनना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पर्सन हु फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी वर मेंबर ऑफ कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में वो कंपनी के मेंबर भी थे एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर, आज भी वो कंपनी के मेंबर है पर एम्प्लॉयमेंट उनकी खत्म हो चुकी है, रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हट गई पर मेंबर हुई भी है, तो उन लोगों को 200 की गिनती में मत गिनना। क्रक्स क्या है बेटा? क्रक्स यही है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बना तो काउंट नहीं होगा 200 की लिमिट में। एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बना तो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुके, मेंबरशिप अभी भी है तो 200 की गिनती में नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो प्राइवेट कंपनी का पूरा जो आपका बेस है, स्ट्रक्चर है, वो क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल जो प्रिस्क्राइब करी गई है और जो अपने आर्टिकल्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते,
ओपीसी के अलावा किसी भी प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते और आप पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। 200 की गिनती के अंदर जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक ही मानना, 200 की गिनती के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को मत गिनना और 200 की गिनती के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ को मत गिनना जो कि पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, उसी टाइम कंपनी के मेंबर बने, अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर मेंबरशिप कंटिन्यू हो रही है, तो इन लोगों को 200 की गिनती में मत गिनना। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जेम्पशंस की, कुछ बेनिफिट्स की, कुछ रिलैक्सेशंस की जो कि प्राइवेट कंपनी को मिली हुई है। भाई प्राइवेट कंपनी है तो क्या उनको बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो समझते हैं। कहते हैं प्राइवेट कंपनी का सबसे पहला बेनिफिट, 2 लोग साथ में आगे कंपनी खोल लो प्राइवेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक कंपनी खोलनी थी तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, ये क्राइटेरिया है ही नहीं। प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो 2 लोग आए पास में और प्राइवेट कंपनी आपकी फॉर्म कर लो। प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर से चल जाती है, हाउएवर जो पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके 3 होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी है 2 डायरेक्टर आए, प्राइवेट कंपनी खोल लो। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। प्रोस्पेक्टस अभी आपका एक पूरा चैप्टर आएगा जो आपको बताता है प्रोस्पेक्टस एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी जब भी जाती है ना पब्लिक के पास कि भाई मेरे शेयर्स को खरीद लो, तो उससे पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हर चीज़ बताती है कि भाई वो पैसा किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, कितने शेयर्स हम करेंगे, किस प्राइस के ऊपर करेंगे, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हर चीज़ मेंशन है। अब भाई सिंपल सी बात ये देखो, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा ही नहीं रही शेयर्स खरीदने के लिए, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट है, बैंड है कि वो पब्लिक से शेयर्स नहीं खरीद पा सकती, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस। कंडीशन जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डज नॉट अप्लाई कि भाई इतने लोग सब्सक्राइब करने ही चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना ही चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझ रहे हो कि अगर आपने कोई भी इशू किया, शेयर्स को इशू किया, तो मिनिमम आपका इतना शेयर्स तो सब्सक्राइब होने ही चाहिए, वो कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती प्राइवेट कंपनी के ऊपर। ये बेनिफिट मिलेगा प्राइवेट कंपनी को। रूल्स रिगार्डिंग ओवरऑल और मैक्सिमम लिमिट ऑफ एमडी मैनेजर रेम्युनरेशन डज नॉट अप्लाई। मैनेजर को इतना ही पैसा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी रूल प्राइवेट कंपनी केस में नहीं है, हाउएवर पब्लिक कंपनी केस में है कि अगर कोई भी मैनेजरल रेम्युनरेशन जा रही है तो वो इतनी लिमिट तक ही जा रही है। अगर आपको इस मैनेजरल रेम्युनरेशन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डन है। उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारे प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगते। प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब आगे आने वाले चैप्टर के अंदर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर के अंदर आप ये समझोगे कि भाई अगर आपने एक ऑडिटर रख लिया तो भाई उस ऑडिटर को थोड़े थोड़े टाइम बाद रोटेट करना पड़ेगा, मतलब ऑडिटर को कहना पड़ेगा अब तू जा, तेरे बिहाफ पे कोई और लेकर आऊँगा। फिर जब उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो फिर वो हटेगा, पहले वाला तब आ सकता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये वाला कंसेप्ट क्यों आया, कैसे आया, ये वाला प्रोविजन हम आगे पढ़ेंगे, पर प्राइवेट कंपनी को ऑडिटर की रोटेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट है, जो किसी के भी डिसीजन से बायस्ड नहीं है, जिसका डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसा कोई डायरेक्टर रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी एक नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्राइवेट कंपनी को नहीं बनानी। हर पब्लिक कंपनी को एक नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो कि प्राइवेट कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी आपको सिखा क्या रही हूँ, प्राइवेट कंपनी को भाई बेनिफिट्स क्या क्या मिले हुए हैं, क्या क्या रिलैक्सेशन, क्या क्या एग्जेम्पशन प्राइवेट कंपनी को मिली हुई है। ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है। ऑब्वियसली पब्लिक का मतलब वो जो प्राइवेट नहीं है, एंड जो कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब, पर अभी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब करी गई नहीं है। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, जो कि अभी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है, एक कंपनी जो कि सब्सिडरी है उस कंपनी की नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, घुमा के बोल रहे हैं पब्लिक कंपनी। एक कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इसको मैं डीम पब्लिक कंपनी मान लूंगी। एक कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, जिसका पब्लिक कंपनी ने जिस कंपनी का पब्लिक कंपनी ने 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रखा है, तो वो कंपनी डीम पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक एग्जांपल क्या है, कोई भी एजुकेशन फील्ड का एग्जांपल ले लो। लेट सपोज एक एफएमसी लिमिटेड है। एफएमसी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। एफएमसी लिमिटेड मान लो कि पब्लिक कंपनी है। एक प्राइवेट कंपनी कौन सी हो गई, एक प्राइवेट कंपनी होगी एसडीएम प्राइवेट कंपनी।
एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड, अगर एफएमसी ने एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 50% से ज़्यादा की वोटिंग पावर रख रखी है, तो भाई बेशक एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, हम इसको भी क्या मान लेंगे, डीम पब्लिक कंपनी मान लेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेंगे, बिकॉज तेरा हेड कौन है, तेरे को होल्ड कौन कर रहा है, एक पब्लिक कंपनी। तो जब पब्लिक कंपनी का डोमिनेंस फैलेगा तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, शैल बी डीम टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन व्हेन, तब भी अगर वो सब्सिडरी कंपनी कहती है कि भाई मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ, अगर सब्सिडरी कंपनी अपने आर्टिकल में लिखवाती है कि भाई मैं तो प्राइवेट कंपनी हूँ, एसडीएम प्राइवेट लिमिटेड हूँ मैं तो, पर हम भाई हम उसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे बिकॉज वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उसके जो कॉम्पोजिशन है उसको पब्लिक कंपनी ने होल्ड कर रखा है, उसके अंदर 50% से ज़्यादा पब्लिक कंपनी ने वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रखी है। इन सिंपल वर्ड्स, सब्सिडरी जो पब्लिक कंपनी की होगी वो हमेशा पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ये पूरी लाइन का क्रक्स क्या है, सब्सिडरी जो होगी पब्लिक कंपनी की उसको हम पब्लिक कंपनी मानेंगे। अब ये एक डिस्टिंक्शन है प्राइवेट और पब्लिक के बीच में, इसको याद कर लो, बिकॉज काफ़ी कबार आपके पेपर के अंदर एग्जामिनेशन में डिफरेंस बिटवीन आता है। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ दिखाती हूँ, डिफरेंस बिटवीन जब भी आपको लिखना है भाई बेसिस होना चाहिए, बेसिस मैंडेटरी है, बिना बेसिस के नंबर मिलने वाले नहीं है, कट जाते हैं नंबर। उसके बाद जो भी पॉइंट है जिस पर उसका फोकस डलवाना है उसको हाईलाइट कर देना, वो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा ही नहीं आपका एग्जामिनर, आपका पेपर चेकर। आपको देखो भाई अच्छा इस चीज़ पे, अच्छा इस चीज़ पे, अच्छा इस चीज़ पे पॉइंट लिखा है, बेस लिखा, चलो नंबर देके। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाती हूँ कि जितना ईजी आप उसके लिए पेपर चेक करना बनाओगे उतने ईजी तरीके से वो आपके एग्जामिनेशन में पेपर इस तरीके से चेक करेगा, पूरे नंबर देके आगे चलेगा। तो हमें हमेशा वर्क करने की प्रेजेंटेशन हमारी A1 होनी चाहिए। चलो फटाफट से, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। चलो सबसे पहली चीज़ बेटा बात करते हैं मीनिंग की। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड इन द शेयर मार्केट। भाई ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी कैसे बनी, एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक के पास जाके बोल सकती है कि भाई मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, जो कि अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर इशू भी करा सकती है, उनको कह भी सकती है कि भाई मेरे शेयर्स को खरीदो। पर प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल है जो कि उसके आर्टिकल में प्रिस्क्राइब करी गई है। नंबर मेंबर यहाँ पे मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। शेयर कैपिटल क्या कहते हैं, जो राइट्स है शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट के वो सारे मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं डिपेंडिंग कि एक पर्सन ने कितने शेयर्स रख रखे हैं। जो राइट्स होते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे मेंबर में होगा एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल्स क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है जितने शेयर उसके पास है, यहाँ पे क्या है आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से पैसा डिवाइड कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, यहाँ पे शेयर्स जो होंगे आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। कब ट्रांसफर होंगे, उस मैकेनिज्म से होंगे, उस प्रोसेस से होंगे जो कि आपके आर्टिकल्स के अंदर डिसाइड कर रखा है। मैंने टाइम रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी जाती है आर्टिकल्स के थ्रू कि मेरे शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं करवाया जा सकता। प्रोस्पेक्टस, भाई प्रोस्पेक्टस इशू करना ही होता है पब्लिक से। अगर मुझे अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कराना है, सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कराना है, तो मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे शेयर का इशू लेकर आ रही हूँ, आपको प्रोस्पेक्टस करना ही पड़ेगा फाइल। पर प्राइवेट कंपनी को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टर यहाँ पे एटलीस्ट 3 चाहिए और यहाँ पे 2 से भी काम चल जाएगा। नेम ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी में एंड में लिमिटेड लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर जो लास्ट वर्ड्स है उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आना चाहिए। फंड रेजिंग बहुत ईजी है, जब मन करे पब्लिक के पास जाओ, प्रोस्पेक्टस इशू करो, पब्लिक से पैसा मंगवा लो। पर फंड रेजिंग यहाँ पे क्या होगा, सारे मेंबर की म्यूचुअल कंसेंट से होगा। अब ठीक है, शेयर्स को कौन सब्सक्राइब कर सकता है, कोई भी पर्सन आएगा शेयर खरीदेगा सब्सक्राइब हो जाएंगे, पर यहाँ पे पब्लिक जो है शेयर को सब्सक्राइब इजिली नहीं कर सकती। अब एक कहोगे मैम ये तो बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए, मुझे तो इतने याद भी नहीं रहेंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोचो जो ये एग्जामिशंस है अगर यही याद है इसका ही डिफरेंस बना देना कि भाई यहाँ पे 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक में 3 चाहिए। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पब्लिक के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है। यहाँ पे रोटेशनल ऑडिटर नहीं होती, वहाँ पे होती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए। यहाँ पे नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए। कहाँ पे, मतलब पब्लिक कंपनी में चाहिए। तो इससे भी आपके पॉइंट सारे बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर अब एक प्रोसेस आता है कि भाई अगर मुझे प्राइवेट से पब्लिक के अंदर कन्वर्ट करना है, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कब करोगे, जब आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाएंगे।
भाई 200 की गिनती है, आपके मेंबर हो गए 201, आप कम भी नहीं कर रहे, आप तो कह रहे 201 के 201 ही रहेंगे, कोई बात नहीं, पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करा लो। या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, आपको शेयर सब्सक्राइब करवाने हैं, आपको चाहिए कि पब्लिक से पैसा उठाऊंगा मैं, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लो। या वाइस वर्सा केस भी हो सकता है, पब्लिक कंपनी थे आप कहते हैं नहीं नहीं अब तो मेरे को प्राइवेट बनना है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं कन्वर्जन के। तो वो कैसे फ्लो होगा, इस चार्ट से फ्लो होगा। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, आपको प्राइवेट कंपनी बनना है, तो सबसे पहली चीज़ तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अब मैम हम तो नए नए बच्चे, हमें तो पता ही नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। रुक जाओ, अभी के लिए टर्म समझ लो। स्पेशल रेजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 75% मेंबर्स आपके एग्री करने चाहिए कि ये काम हम करना चाहते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75%, डैट मीन्स 3/4 ऑफ द मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 75% मेंबर ओके करने चाहिए उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड अल्टर्ड आर्टिकल्स, मतलब अपने आर्टिकल्स में चेंज करना पड़ेगा। जो आर्टिकल्स में लिखा होता है कि भाई हम एक प्राइवेट कंपनी है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, अब पब्लिक बनना चाह रहे हो तो भाई आर्टिकल्स को चेंज करो और उसकी कॉपी जो है आरओसी को फाइल कराओ। आरओसी कौन हुआ बेटा, आरओसी होगा आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अभी कुछ टर्म्स हो सकती है आपको बिल्कुल नहीं लगे, बिल्कुल स्ट्रेंज लगे कि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी लोग आगे करते जाएंगे हमें टर्म्स याद होती रहेंगी। तो आरओसी को फाइल करना है, ठीक है जी। अपने नंबर ऑफ मेंबर को बढ़ाओ, सीधी सी बात है। अगर नंबर ऑफ मेंबर आपकी 200 की गिनती से कम है, या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी कितने कितने चाहिए, 7। आपके मेंबर अभी कितने हैं, 5। आपके मेंबर 5 है, मिनिमम कितने चाहिए, 7 चाहिए। भाई मेंबर बढ़ा आपने। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर, अभी आपके डायरेक्टर कितने हैं, 2। पब्लिक कंपनी बनने के लिए मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 3। डायरेक्टर बढ़ाओ अपने। डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट, प्राइवेट नाम हटाओ पीछे से और अपना नाम जो है लिमिटेड रखो बस। एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड को हटा के एफएमसी लिमिटेड कर दो। अब उल्टा, पब्लिक से अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, 3/4 मेंबर का ओके चाहिए उसके ऊपर। जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है वो आरओसी को फाइल करो। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। भाई सीधी सी बात है, बड़ी कंपनी, आज एक बहुत बड़ी कंपनी छोटी कंपनी प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है, तो भाई ये चीज़ें ना बहुत सस्पिशियस होती है कि ऐसा क्या हो गया भाई। गवर्नमेंट का अप्रूवल ला के दो, गवर्नमेंट की नज़रों में बात होनी चाहिए कि आप इतनी बड़ी कंपनी आज प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हो, क्या रीज़न था, कोई घपला फ्रॉड तो नहीं किया। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। फाइलिंग द कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल एंड गवर्नमेंट अप्रूवल, ये जो गवर्नमेंट का अप्रूवल है और जो अपने आर्टिकल्स में चेंज किया वो कॉपी फाइल करके दो। अपने वर्ड जो कंपनी का नाम है उसके आगे लिमिटेड हटाओ और प्राइवेट लिमिटेड लिखो। और नंबर ऑफ मेंबरशिप, भाई अगर अनलिमिटेड मेंबर्स है 200 की गिनती के अंदर लेकर आओ नंबर ऑफ मेंबर्स को, ज़्यादा नहीं हो सकते, मेंबर्स को कम करो, ठीक है। ये बेटा मैंने पूरा प्रोसेस लगा रखे है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कन्वर्ट करना है। जो मेन पॉइंटर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसके बाद अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो थोरली तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको रीड कर सकते हो। फटाफट से मैं आपको रीड भी कर देती हूँ। स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट इनटू पब्लिक कंपनी कैसे होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको फाइल करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा ऑफ द ऑल्टर आर्टिकल ऑफ कंपनी टू डिलीट द रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई हम रिस्ट्रिक्शन हटाना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी के बाद जो जो चीज़ें लग रही थी भाई ये सब हटा के हम अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हैं और उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल कर रहे हैं। जो ये रेजोल्यूशन की कॉपी है और ऑल्टर आर्टिकल की कॉपी है, 15 दिनों के अंदर जब आपने वो रेजोल्यूशन पास किया, मेंबर ने ओके किया उस चीज़ के ऊपर, 15 दिनों के अंदर इसकी जो कॉपी है और जो आपके ऑल्टर्ड आर्टिकल्स है फी के साथ आरओसी को दे दो, आरओसी को फाइल करवा दो। फिर नंबर ऑफ मेंबर को बढ़ाओ, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर अगर 7 से कम है तो भैया मिनिमम 7 तो करो। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाओ और डिलीट कर दो प्राइवेट का नाम कंपनी के आगे से बस। और उसके लिए द वर्ड शैल प्राइवेट शैल बी डिलीट फ्रॉम इट्स नेम बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास करो और प्राइवेट नाम अपनी नाम से हटा दो। अब उल्टा, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। कॉपी जो होगी स्पेशल रेजोल्यूशन की 30 दिनों के अंदर ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन आरओसी को फाइल कराओ। गवर्नमेंट का अप्रूवल दो भाई, अपने आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करो और ये चीज़ गवर्नमेंट से अप्रूव करो कि भैया हम तो पब्लिक था प्राइवेट बनना चाहते हैं, आप प्लीज इसको अप्रूव कर दो। द कंपनी बिकम्स अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिस दिन गवर्नमेंट आपकी चीज़ पे हाँ भर दी, अप्रूव कर दिया, तो भैया प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। फिर फाइलिंग कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स और गवर्नमेंट का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल होगा और जो आर्टिकल्स की कॉपी होगी 15 दिनों के अंदर आरओसी को फाइल कराओ। अपने नाम के आगे से प्राइवेट हटा दो, ठीक है, और अपने नाम के आगे अपने नाम के आगे प्राइवेट वर्ड को ऐड कर दो। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर को कम करो। अगर 200 से ज़्यादा मेंबर है आपके, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर को कम करो और जो 200 की गिनती के अंदर है वो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को काउंट मत करना। यही चीज़ तो मैंने सिखाई थी। प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर 200 की गिनती के अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और पास्ट एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे। परफेक्ट है। फिर मेरा एक कंटेक्स्ट आता है 1% कंपनी का, विच इज सेक्शन 2 क्लॉज 62। 1% कंपनी, नाम में पता है ओनली 1% कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, वही होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनी 2013 डिफाइन करता है कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ 1% मेंबर है।
भाई कर्मचारी एम्प्लॉयज़ कितने भी हो सकते हैं, मेंबर एक ही रहेगा कंपनी का। 1% कंपनी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? ये कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़े, बेसिकली कॉर्पोरेट नेचर बढ़े, कॉर्पोरेट कल्चर बढ़े। ज़्यादा लोग मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज अपनी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, पर लोगों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो कोई बात नहीं, अगर आप अकेले हो, अकेले के दम पर अच्छा कुछ कर सकते हो, अपनी कंपनियां बना सकते हो। 1 मेंबर कंपनी, ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है, ये लोगों से पैसा वगैरह नहीं मांगती। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होगा कि भाई जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती है, वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस 1% कंपनी पे, ओपीसी पे भी लगेगी। क्यों खोली गई? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस एनहांस हो पाए। जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर्स है, वो बहुत कम है। जो लीगल रेगुलेशंस है, लिमिटेशंस है, लिटिगेशंस है, जो कंप्लाइंसेस वगैरह है, वो बहुत कम है। एक तरीके की सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आपको बहुत बखूबी पता है कि भाई इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो कंपनी खोल के बैठे मेंबर, वो अलग है और कंपनी अलग है। और इसके अगेन क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इन द एक्सपेक्ट दैट ओपीसी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो मेंबर है वो अलग है, कंपनी जो है वो अलग है, विद लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। वेर एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो लाइबिलिटी होती है ओनर की, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। जो लाइबिलिटी होती है ओनर की सोल प्रोप्राइटरशिप केस के अंदर, वो उसके सारे एसेट्स के ऊपर भी असाइन होती है कि भाई इन केस अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो भाई मेंबर जो पर्सन होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसके पर्सनल एसेट, उसके घर के एसेट तक बेच देंगे ताकि रिकवरी हो पाए। जो रिक्वायरमेंट है ओपीसी की बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बहुत ही इजी है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज। और कंपनी को देखें और ओपीसी को देखें तो बहुत ही इजी सिंपल कंप्लायंस है उसकी। अब बात करते हैं बेटा फीचर्स की। तो फीचर्स में कहते हैं ओपीसी का 1% मेंबर है, ठीक है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, पर अभी कोई लिमिट एज सच प्रिस्क्राइब करी गई नहीं है। जो मेमोरेंडम है ओपीसी का, वो बताएगा नेम उस पर्सन का जो कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाएगी या फिर अगर वो इनकैपेसिटेट हो जाएगा तो वो कंपनी का मेंबर बनेगा। सिंपल सी चीज़ है, 1 मेंबर है। अब आज बैंक में भी अकाउंट खुलवाने जाते हो तो सबसे पहली चीज़ अकाउंट के साथ साथ में नॉमिनी पूछता है कि भैया इन केस अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपके बिहाफ पे अकाउंट का होल्डर कौन होगा। सेम केस है ओपीसी का कि भाई आप सिंगल 1 मेंबर हो, इन केस कल को आपकी डेथ या फिर आपकी इंसैनिटी कुछ भी हो गया तो आपकी जगह पे कंपनी का मेंबर कौन बनेगा वो बता के जाओ, वो कंपनी का नॉमिनी हम घोषित उसको करेंगे। ठीक है जी। द अदर पर्सन जिसका नाम दिया जाएगा मेमोरेंडम के अंदर, ऐसे नहीं दे देंगे कि भैया इसको बना देना। वो सामने वाला बंदा अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ भाई मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरा नाम बना डाल दो नॉमिनी के तौर पे, कल को इसको कुछ हो गया तो इस ओपीसी का मेंबर मैं बन जाऊंगा। वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, और वो सेम चीज़ आरओसी को फाइल करी जाएगी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। जब ओपीसी बन रही होगी तो ओपीसी के बनने के टाइम जो नॉमिनी होगा वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि भाई हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कंपनी का नॉमिनी बनने को तैयार हूँ। इन द इवेंट कि अगर सामने वाले मेंबर को कुछ भी हो गया तो मैं कंपनी का मेंबर बन जाऊँगा। अब एक बार उसने लिख के दे दिया तो क्या लकीर हो गई उस बात की, पत्थर की लकीर हो गई कि वो तो बन के ही रहेगा? नहीं, वो चाहे अपनी कंसेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि भैया नहीं मैं अब नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं मेंबर नहीं बन सकता, मेरे पे और भी बहुत काम है, आप अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हो। जो मेंबर है ओपीसी का, वो किसी भी टाइम उस पर्सन का चेंज कर सकता है। मे एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। भाई जो कंपनी का मेंबर है वो बोल सकता है कि भाई मेरे को तो पहले इस पर बहुत विश्वास था, पर अब मेरे को जो नॉमिनी है उस पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही भी करेगा नहीं करेगा, मैं ये वाला नॉमिनी नहीं रखना चाहता, इसके साथ तो मेरे घर के कलेश हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो मैं अपने सगे भाई को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। तो क्या वो कर सकता है? कर सकता है। वो कंपनी को इंटीमेशन देगा, कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दे देगी। कोई भी चेंज अगर उसके नाम के अंदर हो रहा है, इसको हम ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम नहीं मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई मेमोरेंडम ही बदल दिया, नॉमिनी का नाम ही चेंज हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। कह रहे हैं भाई क्या कोई भी बंदा, कंपनी आएगी तो क्या ओपीसी की मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। भाई सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन चाहिए, नेचुरल पर्सन जो एग्जिस्टिंग लिविंग पर्सन है वो चाहिए, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मैम बाहर का सिटीजन है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, चल जाएगा काम? नहीं चलेगा। इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे इंडिया में रेजिडेंट था या नहीं था, मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं भी हुई तब भी काम चल जाएगा, पर नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन होना
ही चाहिए। अब मैम रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? ये पर्सन इंडिया का निवासी है, रेजिडेंट रहा था इंडिया में, नहीं रहा था, वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन होता है कि पर्सन जो कि प्रीवियस ईयर में स्टे जो कर रहा था इंडिया में वो नॉट लेस देन 182 डेज था। कौन से साल में? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। जिस साल में आप हो इससे पिछले वाले साल में जाओ और देखो कि पिछले साल में वो रेजिडेंट मतलब वो पर्सन जो है इंडिया में पूरे टोटल कितने दिन रहा था। अगर 182 डेज रहा था तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं रहा था उससे कम रहा था तो रेजिडेंट नहीं था, नहीं रहेगा वो, ठीक है। शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो पर्सन एलिजिबल होगा। शेल बी द नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। वो ओपीसी का सोल मेंबर या फिर नॉमिनी बन सकता है। तो सिंपल सी बात, ये कंडीशन दोनों पर अप्लाई हो रही है कि मैम कोई भी मेंबर या कोई भी नॉमिनी ओपीसी का है तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट है या नहीं है। रेजिडेंट होगा कब? जब उसका प्रीवियस ईयर में स्टे जो है वो 182 डेज से कम ना हो, ठीक है जी। फिर आगे कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक पर्सन एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं बना सकता और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। एक से ज़्यादा ओपीसी के अंदर नॉमिनी भी नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आकाश है, मिस्टर आकाश इज द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी आकाश लिमिटेड, आकाश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक ओपीसी ये है। या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ओपीसी 1 और ओपीसी 2, ठीक है, ओपीसी 1 एंड ओपीसी 2। तो आकाश जो है इनके पास दो ओपीसी का ऑप्शन है, ओपीसी 1 ओपीसी 2। कह रहे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दो ओपीसी के मेंबर हो ही नहीं सकते। अच्छा जी, अब मिस्टर अंकित है, मिस्टर अंकित इज द नॉमिनी ऑफ ओपीसी, ओपीसी 1 ओपीसी 2। दो ओपीसी के आप नॉमिनी भी नहीं हो सकते। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी पर्सन एलिजिबल शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक से ज़्यादा ओपीसी आप नहीं बना सकते और ना ही एक से ज़्यादा ओपीसी के आप मेंबर हो सकते हो। नो माइनर शैल बी बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। कोई भी माइनर जो है ओपीसी का ना तो मेंबर बन सकता है ना ही नॉमिनी बन सकता है, ठीक है। और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट के हिसाब से आप शेयर को भी होल्ड नहीं कर सकते हो, माइनर। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। कह रहे हैं आप ओपीसी अगर आपके पास है तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, आप उसके अंदर अपने आपको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस। ओपीसी चाहे तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में अपने आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में अपने आपको कन्वर्ट नहीं करवा सकती है। अब बात करते हैं फटाफट से कुछ रिलैक्सेशन की, एग्जेम्पशंस की, जो कि ओपीसी को गिवन है। जैसे हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी को क्या क्या रिलैक्सेशन मिलती है, ऐसी ओपीसी के पढ़ते। ओपीसी को सबसे पहली चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? बेटा एक तरीके की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो ट्रेडिंग, या मैन्युफैक्चरिंग का तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सॉकी, और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होती है। तो ओपीसी को ये नहीं बनाना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एनुअल रिटर्न जो होती है अंडर सेक्शन 92 जो फर्निश करनी होती है, सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट, आगे पढ़ाऊंगी आपको, जो आपको एनुअल रिटर्न फर्निश करनी होती है वो डायरेक्टर साइन कर सकता है। जरूरी नहीं कि कंपनी का सेक्रेटरी साइन करे, सीएस साइन करे, डायरेक्टर साइन कर सकता है उसको, ठीक है। फर्दर फॉलोइंग द सिमिलर लाइन, सेक्शन 134 क्या कहता है? प्रोवाइड्स इट वुड बी सफाइस। सफाइस का मतलब सफिशिएंट है अगर एक डायरेक्टर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर दे। कहते हैं अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफएस को एक डायरेक्टर भी साइन कर रहा है तो काम चल जाएगा। होल्डिंग एजीएम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 96 कहता है कि भाई आपको एनुअल जनरल मीटिंग को एक बार साल में होल्ड करना ही पड़ेगा। पर वो ओपीसी के केस के अंदर जरूरी नहीं है। भाई एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर अपनी क्या मीटिंग बुलाएगा? एक ही मेंबर सामने बैठेगा, जिस भी पर्चे पे साइन कर देगा, जिस भी डॉक्यूमेंट पे प्रपोजल पे साइन कर देगा वो अप्रूव हो जाएगा। तो एक पर्सन मीटिंग बुला के क्या ही करेगा? खुद की मीटिंग। तो इसलिए कह रहे ओपीसी के केस के अंदर अगर आप जनरल मीटिंग नहीं बुलाते तो काम बन जाएगा। हाउएवर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग एंड ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 100 एंड 111 के अंदर, वो ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं है। सीधी सी बात है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का कहते हैं जब शेयर होल्डर को लगता है कि भैया कंपनी तो बुला नहीं रही, हमें किसी मैटर पे बात करनी है, चलो हम खुद से बुलाते हैं, कंपनी को बोलते हैं कंपनी मीटिंग बुलाओ, ईजीएम वगैरह। भाई एक ही मेंबर है, खुद से कर लेगा, उसको मीटिंग बुलाने की क्या रिक्वायरमेंट है? वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें भी है ना। इवन रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर इन कन्वेइंग बोर्ड मीटिंग। कहते हैं भाई बोर्ड मीटिंग कन्वे करने के लिए भी रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। एंड ओपीसी टू होल्ड 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, सेक्शन 173 कहता है। सेक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिलैक्सेशन है कि भाई ओपीसी को कहते हैं कि अगर साल में एक बोर्ड मीटिंग भी हेल्ड कर रहे हो ना
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपीसी आर अलाउड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 डेज। कंपनी के केस के अंदर क्या होता है कि भाई एजीएम के 30 दिनों के अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो आरओसी को देनी पड़ती है। मैम आपको कैसे पता? अरे आपको भी पढ़ाऊंगी आगे आने वाले चैप्टर के अंदर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी आपको। पर मैं बता रही हूँ कि कंपनी को फाइल करनी होती है। ओपीसी को कहता है कोई बात नहीं, पूरा साल बीत जान दे, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जान दे, उसके 6 महीनों के अंदर कर दियो। ओपीसी को इतनी बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्लाइंस की कोई दिक्कत नहीं है। आप साल खत्म होने के 6 महीने के बाद भी दे दोगे तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, अपनी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डन है। तो ये सारी चीज़ें बेटा क्या है, ओपीसी को रिलैक्सेशन दी जाती है। अच्छा सा कंटेंट आप, मेरे को लगता है, ओपीसी पे बना सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना।